स्टूडेंट्स, मैं हूं डी.आर. चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद के बारे में, यानी कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में। हमने मेल जो गेमेटोफाइट है, नर युग्मकोद्भिद, इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, यानी कि स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम बात कर रहे हैं अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में। तो अंडक जो है इसको इंग्लिश में कहेंगे कार्पल, और जो गुरु बीजाणु पर्ण है इसको कहेंगे मेगास्पोरोफिल। इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि जो ये पुष्प है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो आवर्तबीजी पादप हैं, इन आवर्तबीजी पादपों में मादा जननांग जो है उसका क्या नाम है? मादा जननांग। मादा जननांग के बारे में हमने बात करी थी। मादा जननांग जो है वो है अपने यहाँ पर जायांग। मादा जननांग जो है उसको क्या कहेंगे? जायांग जो है उसको मादा जननांग कहेंगे, या फिर इंग्लिश में कहेंगे इसको गाइनोइशियम। इंग्लिश में कहेंगे गाइनोइशियम, या फिर इस जायांग का ही अन्य नाम है स्त्री केसर। स्त्री केसर, या इसको कहेंगे पिस्टिल। स्त्री केसर या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, हमें आवर्तबीजी जो पादप है उसमें जननांग क्या है? जायांग है। मैंने जब पुष्प की संरचना बताई थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। जिसमें जायांग मैंने बताया था आपको मादा जननांग होता है, और पुमंग जो है वो नर जननांग होता है। अब हम बात करते हैं जो जायांग है गाइनोइशियम, इसकी इकाई के बारे में। इसकी जो इकाई है वो इकाई है अपने यहाँ पर अंडक। इंग्लिश में इसको लिखेंगे कार्पल, अंडक। जायांग जो है इसकी इकाई क्या कहलाती है? अंडक कहलाती है, ध्यान रखना अपन को। और पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। तो जायांग मादा जननांग हो गया, और इसकी जो इकाई है वो अंडक या कार्पल। अब ये जो अंडक है, अंडक का नाम गुरु बीजाणु पर्ण भी है, गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो अंडक है इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। प्रमुख भाग जो है इसमें 3 भाग होते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं अपन, ये 3 भागों से मिल करके बना होता है अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण। कौन से भाग है? नंबर 1 है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अंडाशय या ओवरी। अंडाशय या ओवरी। और सेकंड नंबर पे है इसमें वृत्तिका या स्टाइल। और नंबर 3 पे है वृत्तिकाग्र। नंबर 3 पे है अपने पास वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा। ये 3 भाग है अपने पास। अंडक 3 भागों से मिलकर बना है: अंडाशय, वृत्तिका और वृत्तिकाग्र। अब इसका डायग्राम जो है वो देख लेते हैं हम एक बार, कि जो अंडक है उसका डायग्राम कैसा होता है। इस तरह की संरचना दिखाई देती है जब हम अंडक का डायग्राम देखते हैं, और ऐसे बहुत सारे अंडक मिल करके जायांग बनाते हैं। ध्यान रखना, हमें मादा जननांग जो जायांग है उसकी इकाई अंडक है। तो अंडक, बहुत सारे अंडक मिलकर के जायांग बनाते हैं। तो ये अंडक का ये संरचना जो है वो किसकी है? अंडक की है। अंडक, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कार्प। अंडक या कार्प। अब हम बात करते हैं, जो अंडक है इसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे नीचे वाला जो ये हिस्सा है, ये जो फूला हुआ भाग होता है, इस फूले हुए भाग को हम कहेंगे अंडाशय। इस फूले हुए भाग को हम कहेंगे अंडाशय या फिर ओवरी। इसके बाद में दूसरा भाग जो है इसमें वृत्तिका है। अंडाशय के ऊपर एक नलिकाकार भाग पाया जाता है, या नलिकानुमा भाग पाया जाता है। इस भाग को हम कहेंगे वृत्तिका। इस भाग को वृत्तिका या स्टाइल के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा भाग है अपने पास वृत्तिकाग्र,
यानी कि जो ये अंडक है इसका सबसे शीर्ष वाला जो भाग है इसको हम कहेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र वैसे नाम से मालूम पड़ता है वर्तिका, यानी कि इस वर्तिका का अग्रभाग, इस ये नलिकाकार भाग तो कहलाएगा अपने वर्तिका, और इस वर्तिका का अग्रभाग यानी कि जो शीर्ष वाला भाग है इस भाग को हम कहेंगे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। अब देखो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात करें वर्तिकाग्र या स्टिग्मा की, तो ये कौन सा भाग है यहाँ पर? वर्तिका जो है इसका शीर्ष भाग है। वर्तिका का शीर्ष भाग जो है क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है, ध्यान रखें। अब ये जो वर्तिकाग्र है इसके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। इसका काम क्या है यहाँ पर वर्तिकाग्र का? तो सबसे शीर्ष वाला भाग है और ये जो है परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करता है। पराग कणों को ग्रहण करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? वर्तिकाग्र के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बताया था परागण के बारे में। परागण क्या है हमने पढ़ा था कि इस तरफ हम ले लेते हैं पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर में ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? परागकोश। इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं? पराग कण भरे हुए होते हैं। और इधर हमने बताया था इस तरह से, ये जो है अंडक की संरचना में वापस बना के थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको इस तरह से। तो यहाँ से इन पराग कणों का चल करके दूसरे पुष्प या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो यानी कि जब परागण होगा तो इन पराग कणों को ग्रहण करने का काम जो है वो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के द्वारा किया जाता है। दूसरा भाग है अपने यहाँ पर वर्तिका या स्टाइल। इसको हम क्या कहेंगे? ये इस अंडक में नलिकाकार भाग है। कैसा भाग है? नलिकाकार। तो हम इसको लिख सकते हैं नलिकाकार भाग जो है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? वर्तिका या स्टाइल कहलाता है। ये जो वर्तिका है इसका काम क्या है देख लेते हैं यहाँ पर, इसका जो कार्य है। अब देखो यहाँ पर ये जो पराग कण है यहाँ पर आकर के चिपक जाएंगे। पराग कण ग्रहण करने का काम हो गया वर्तिकाग्र का। ये पराग कणों को ग्रहण करती है। अब पराग कण के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो पराग कण है ये इस तरह से अंकुरित हो जाता है और पराग नलिका का निर्माण करता है। इसे हम नरी युग्मकोद्भिद कहते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो नरी युग्मकोद्भिद है ये पराग नलिका जो बनेगी, तो ये पराग नलिका यहाँ से होकर के यहाँ तक आएगी, आगे बीजांड तक प्रवेश करेगी। तो ये इसका काम क्या हो गया? पराग नलिका को पथ प्रदान करना, यानी कि रास्ता देना। यहाँ से जो पराग नलिका उसको निकलने के लिए पथ प्रदान करती है। तो इसका कार्य हो जाएगा पराग नलिका को पथ प्रदान करना। इसका काम हो जाएगा पराग नलिका को पथ प्रदान करना। इसके बाद में अपने तीसरा भाग है जो फूला हुआ भाग होता है। इस फूले हुए भाग को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो अंडक है उसमें फूला हुआ भाग, सबसे नीचे और फूला हुआ जो भाग है, इस फूले हुए भाग को हम कहेंगे अंडाशय या ओवरी के नाम से जानते हैं। ये जो अंडाशय है इसके अंदर क्या होता है? छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है इस तरह की, जिनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन गोलाकार संरचनाओं को हम कहते हैं बीजांड। इन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहेंगे? बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। ध्यान रखना अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। मैं लिख देता हूं छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है और इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम कहते हैं बीजांड। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो अंडक है ये मादा जननांग है, जायांग। जायांग की इकाई अंडक कहलाती है। इसमें 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और मैंने इसको डायग्राम के जरिए कंप्लीट आपको समझा दिया है, साथ में इनके कार्य भी लिख दिए कि वर्तिकाग्र जो है वो
परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करने का काम करती है, और वर्तिका जो है ये पराग नलिका को पथ प्रदान करती है, यानी कि ये पराग नलिका यहाँ से होते हुए और यहाँ बीजांड तक पहुंचती है, तो इसको पथ प्रदान करने का कार्य वर्तिका द्वारा किया जाता है। अंडाशय इसमें फूला हुआ जो भाग है वो अंडाशय कहलाता है, और इसके अंदर कुछ छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, और ये संरचनाएं बीजांड या ओव्यूल कहलाती है। एक बार आपका इसका आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजांड की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। बीजांड की जो संरचना है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल इस संरचना को ध्यान में रखना है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बीजांड की जो संरचना है इसमें हम पहले एक थोड़ा फैक्ट पढ़ लेते हैं। पहला फैक्ट है अपने पास यहाँ पर कि जो बीजांड है ओव्यूल, ये निषेचन के पश्चात, यानी कि निषेचन जब संपन्न हो जाएगा उसके बाद में किसका निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करता है, या फिर यूँ कह सकते हैं बीजांड जो है बीज में रूपांतरित हो जाता है। ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पुष्प के किस भाग से बीज का निर्माण होता है, किस भाग से होता है, बीजांड से होता है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं निषेचन के पश्चात बीजांड किस रचना का निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करता है। अब बात करते हैं ये जो बीजांड है इसकी संरचना में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, लगभग 7 भाग मैंने बताया आपको। नंबर 1 है अपने यहाँ पर बीजांड काय, नंबर 2 पे है अध्यावरण, नंबर 3 पे है बीजांड द्वार, नंबर 4 पे है बीजांड व्रंग, नंबर 5 पे है निवाग, और नंबर 6 पे है नाभिका या हाइलम, और नंबर 7 पे है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक। ये जो भाग है अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में हम भ्रूण कोश को पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था प्यारे विद्यार्थियों कि एक ऐसा लेसन है जिसको आप शुरू से यदि पढ़ते आ रहे हैं तो आपके समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अभी हमने पढ़ा सबसे पहले जायांग, जायांग में फिर हमने पढ़ा अंडप, और अंडप में हमने 3 भाग पढ़े, है ना। और उसमें जायांग जो अंडप है उसमें हमने 3 भाग पढ़े, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। फिर हमने पढ़ा जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर छोटी संरचनाएं होती है, उस संरचनाओं को हम बीजांड कहते हैं। अब हम बीजांड पढ़ रहे हैं, और बीजांड के बाद में हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे भ्रूण कोश के बारे में। तो मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य ये बनता है कि आपको इस लेसन को समझना है कंप्लीट तरीके से, तो सारे जो वीडियो है मेरे पहले के जो वीडियो है उनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले के वीडियो या फिर इससे पहले के जो टॉपिक उनको नहीं पढ़ा तो फिर आगे के जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इस लेसन में कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, और आप पीछे का क्लियर कर रहे हैं, पीछे का आपको कंप्लीट याद है, पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, तो आपको आगे का टॉपिक जो है उसको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम बात करते हैं इसमें जो टॉपिक है बीजांड की संरचना, इसमें 7 भाग पाए जाते हैं। मैं इसको डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूँ कि इसका डायग्राम कैसा होता है। बीजांड का संरचना पूछते हैं, नामांकित चित्र भी पूछ लेते हैं कई बार। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, सबसे अंदर की ओर ऐसी संरचना दिखाई देगी आपको, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस तरह से कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी, इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। अभी मैं लिख दूंगा बाद में, है ना। तो ये जो भ्रूण कोश है इसके चारों ओर बीजांड काय होता है। इसके चारों ओर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बीजांड काय होता है, ध्यान रखना। इसके चारों ओर बीजांड काय होता है जो मृदु ऊतक की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो मैं इसके अंदर कुछ कोशिकाएं बना देता हूँ। इस तरह की मृदु ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती है, और इन कोशिकाओं से मिलकर के ये भाग बना होता है जो इस भ्रूण कोश के चारों ओर एक आवरण के रूप में रहता है, और इसे हम कहेंगे सबसे इसके बाद भाग है, इसको हम कहेंगे बीजांड काय। तो ये जो बीजांड काय है किस कोशिकाओं से मिलकर बना है, मृदु ऊतक के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से 2 आवरण दिखाई देंगे अपन को, इसको बोलते हैं इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, इसको बोलते हैं अंत्य अध्यावरण। मैंने दूसरे नंबर पे लिखा अध्यावरण। इसमें जो अध्यावरण या इंटेगुमेंट है
ये इंटीग्यूमेंट दो प्रकार का होता है इसमें, एक तो हो जाएगा आपके अंत अध्यावरण और एक हो जाएगा बाह्य अध्यावरण। तो एक और अध्यावरण बना लेना है यहाँ पर इसके चारों ओर, ये हो जाएगा अपने बाह्य अध्यावरण। दो अध्यावरण हो गए, अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। अब इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ से बीजांड व्रंत निकला हुआ होता है, यहाँ से बीजांड व्रंत निकला होता है और ये जो भाग है यहाँ से घूम करके पूरा कंप्लीट बीजांड व्रंत तक पहुंच जाता है। इस तरह की संरचना जो होती है वो होती है बीजांड की। इस संरचना में हम देखते हैं कि कौन से भाग हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा सबसे ऊपर का जो भाग है, इस आधारी भाग को कहते हैं हम नाभिका। आधारी भाग को हम कहेंगे नाभिका या फिर हाइलम। सबसे ऊपर का जो भाग है ये आधारी भाग होता है, तो इसको हम कहेंगे निभाग, इसको हम लिखेंगे सबसे ऊपर का जो भाग है और इस भाग को हम कहेंगे निभाग। निभाग गलत लिख दिया था मैंने, निभाग या फिर इसको कहेंगे केलाजा। क्या पढ़ेंगे इसको? केलाजा। चलाजा मत पढ़ना प्यारे विद्यार्थियों, केलाजा पढ़ना हमें। तो सबसे ऊपर का जो भाग है इसको हम लिख देंगे निभाग। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो भाग है मैंने कहा था आपको, इस भाग को हम कहेंगे, सबसे अंदर का जो भाग है इसको हम कहेंगे भ्रूणकोश। इसको हम कहेंगे भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक के नाम से जानते हैं। इसके चारों तरफ मृदुता की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ जो भाग होता है इसको हम कहते हैं बीजांडकाय। इस भाग को हम कहेंगे बीजांडकाय। और ये जो बीजांडकाय है इसके चारों ओर अध्यावरण पाया जाता है। अध्यावरण दो प्रकार का है यहाँ पर, ये हो जाएगा अंतःध्यावरण और ये हो जाएगा बाह्य अध्यावरण। तो ये दोनों अध्यावरण जो है इस तरह से बना देता हूँ मैं, इन दोनों को हम कहेंगे अध्यावरण या इंटेगुमेंट। इन दोनों को हम कहेंगे अध्यावरण या इंटेगुमेंट। अध्यावरण दो प्रकार का हो गया, बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ छिद्रनुमा संरचना दिखाई दे रही है। इस छिद्रनुमा संरचना को हम कहते हैं बीजांड द्वार। इस छिद्रनुमा संरचना को हम कहेंगे बीजांड द्वार या फिर माइक्रोपाइल। इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास बच गया बीजांड व्रंत। ये जो भाग है इसको हम कहेंगे बीजांड व्रंत। इसको हम कहेंगे बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल। ये जो भाग हो गए। अब अपने पास लास्ट जो भाग है वो बच गया नाभिका। नाभिका यानी कि ये जो भाग होगा अपने पास में, ये इस जगह का भाग होगा। इस भाग को हम कहेंगे नेक्स्ट नाभिका या हाइलम। नाभिका या हाइलम के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल 7 भाग हो गए अपने पास, 3 3 6 और 1 7। सबसे पहला भाग बीजांडकाय यानी कि जो भ्रूणकोश है, सबसे अंदर भ्रूणकोश है, इसके चारों तरफ मृदु उत्तक के कोशिकाओं से मिलकर बना भाग है, इसको हम कहेंगे बीजांडकाय। दूसरा है अपने पास अध्यावरण। अध्यावरण जो है इस बीजांडकाय के चारों तरफ 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। एक तो हो जाएगा अंतःध्यावरण और एक हो जाएगा बाह्य अध्यावरण। इस तरह भी लिख सकते हैं अपन, अंतःध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। इसके बाद में अपने पास में बीजांड द्वार, यहाँ पर नीचे की तरफ छिद्रनुमा संरचना दिखाई देती है, इसको हम कहेंगे बीजांड द्वार। नेक्स्ट है बीजांड व्रंत, सबसे नीचे वाला भाग जो तंतुनुमा दिखाई देता है इसको हम कहेंगे बीजांड व्रंत। नेक्स्ट है निभाग, इसका आधारी भाग जो है इसको कहेंगे निभाग या केलाजा। और नेक्स्ट है नाभिका जो क्या करेगा, बीजांड व्रंत और बीजांड द्वार, इन दोनों के बीच की जो संरचना है इसको हम कहेंगे नाभिका। और लास्ट में है भ्रूणकोश। ये जो सबसे बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको इस जगह पे इस तरह का, जिसके अंदर मैंने कुछ कोशिकाएं बनाई है। आगे हम इसी भ्रूणकोश के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ये होगी तुम्हारे बीजांड की संरचना जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका नामांकित चित्र पूछ लेते हैं, 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजांड के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ ओव्यूल के बारे में हम बात करते हैं। बीजांड के जो प्रकार हैं इसको किसके आधार पर, ये 6 प्रकार के होते हैं। बीजांड के जो प्रकार है टोटल 6 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं,
बीजांड द्वार एवं निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर, यानी कि बीजांड द्वार और निभाग ये दोनों किस कंडीशनों में स्थित है, इन दोनों की पारस्परिक स्थिति के आधार पर हम बीजांड जो है उनको 6 भागों में विभाजित करते हैं या फिर इसके 6 प्रकार बताते हैं। सबसे पहला प्रकार है अपने पास रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रकार तो नहीं पूछते, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन किसी एक के बारे में पूछ लेते हैं, कभी रिजु बीजांड के बारे में, कभी प्रत्येक बीजांड के बारे में, या फिर कभी इसके अन्य 4 भाग जो है उनके बारे में, यानी किसी एक प्रकार के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। तो हमें सारे प्रकार जो है 6 प्रकार वो ध्यान में रखने। सबसे पहले अपने पास रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत ये तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया है, ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, तीनों एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं या स्थित होते हैं। तो इसको इस प्रकार के बीजांड को हम कहेंगे रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ध्यान रखना है, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ऐसा किन पादपों में होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें उदाहरण की, तो अधिकांश अनावृत बीजी जो पादप है ना, जिम्नोस्पर्म, जो अनावृत बीजी पादप हैं उनमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा अपने पास जो बीजांड का प्रकार है वो है प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो बीजांड व्रंत जो है इसकी पार्श्विक वृद्धि के कारण इसकी थोड़ी सी साइड में वृद्धि हो जाती है, इसके कारण जो बीजांड है वो 180 डिग्री पर घूम करके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसा कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है इसको आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो बीजांड व्रंत है इसमें यहाँ से वृद्धि हो जाए और यहाँ से वृद्धि होकर के ये जो पूरा भाग यहाँ मुड़ जाता है, तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको ये बीजांड व्रंत, और ये पूरा यूं उल्टा 180 डिग्री पर घूम जाता है। किसके कारण, ये जो बीजांड व्रंत है इसमें पार्श्विक वृद्धि होती है और ये आगे चल करके ये पूरा घूम के उल्टा हो जाता है, 180 डिग्री पर घूम करके उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार के बीजांड को कहते हैं हम प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है, ये जो निभाग है जैसे ये पूरा घूम के आएगा तो यहाँ पर देखो बीजांड द्वार और ये भाग कहलाता है नाभिका। तो इस बीजांड द्वार के पास में जो नाभिका है उसके पास में आ जाती है, आप यूँ कह सकते हैं नाभिका के पास में बीजांड द्वार आ जाते हैं। यहाँ पे देखो बीजांड द्वार बहुत दूर है, लेकिन ये पूरा घूम के उल्टा होता है तो नाभिका के पास में बीजांड द्वार आ जाता है। और क्या होता है इसमें देखो निभाग व बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड द्वार दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। तो 2 बातें ध्यान में रखनी है हमें। पहली बात तो हमने कर ली कि इसमें 180 डिग्री पर घूम करके पूरा उल्टा हो जाता है। दूसरी बात हमने करी इसमें कि जो बीजांड द्वार है वो नाभिका के पास में आ जाता है, हाइलम के पास में आ जाता है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है, निभाग और बीजांड द्वार दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इस प्रकार के बीजांड को हम कहेंगे प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। किन पादपों में होता है उदाहरण देख लेते हैं, आवर्त बीजी पादपों में, ये जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म जो है प्लांट है। तो अधिकांश जो आवर्त बीजी पादप हैं जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, इसमें आवरण नहीं पाया जाता है, तो अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में कौन सा होगा अपने पास, एनाट्रोपस ओव्यूल। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजांड का जो प्रकार हैं, 2 प्रकार पढ़ लिए अपन ने। नंबर 3 पे अपने पास वक्र बीजांड या कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। वक्र बीजांड जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं इसमें। पहला पॉइंट अपने पास कि बीजांड में वक्रता के कारण निभाग बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर देखो इसमें बीजांड व्रंत यहाँ पर स्थित है और इस बीजांड व्रंत के ठीक समकोण पर कौन स्थित होता है, निभाग स्थित होता है।
तो हमें ध्यान रखना इसमें वक्रता यानी कि ये मुड़ जाता है, देखो यहाँ से बिल्कुल मुड़ा हुआ बीच में से, तो इसके मुड़ने के कारण ये जो निभाग है बीजांड ग्रंथ के समकोण पर चला जाता है या समकोण पर स्थित होता है, पहली बात। दूसरी बात हमें इसमें ध्यान रखनी है कि बीजांडकाय एवं भ्रूणकोश दोनों घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। यहाँ पर देखो दो संरचनाएं हैं, एक तो है अपने पास भ्रूणकोश और दूसरी संरचना है बीजांडकाय, यानी कि भ्रूणकोश अंदर वाला भाग और इसके चारों तरफ ये जो मृदुत्तक की कोशिकाओं का बना हुआ भाग है, इस भाग को हम कहते हैं बीजांडकाय। तो भ्रूणकोश और बीजांडकाय दोनों घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। तो दो बातें इसमें ध्यान रखनी है, एक तो निभाग जो है बीजांड ग्रंथ के समकोण पर स्थित होता है और दूसरा भ्रूणकोश और बीजांडकाय ये दोनों घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। इस प्रकार के बीजांड के प्रकार को हम कहेंगे कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल या वक्र बीजांड के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें बीजांड द्वार जो है बीजांड ग्रंथ के नजदीक आ जाता है। ये जो बीजांड ग्रंथ है ये किसके पास में चला जाएगा, बीजांड ग्रंथ के पास में चला जाता है। इसके उदाहरण की बात करें, क्रूसिफेरी और लेग्यूमिनेसी जो कुल के पादप हैं, उन पादपों में कैम्पिलोट्रोपस या फिर वक्र बीजांड जो है वो पाया जाता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजांड का 4th नंबर जो प्रकार है अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फिट्रोपस ओव्यूल के बारे में। एम्फिट्रोपस जो ओव्यूल होता है इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बीजांड द्वार, बीजांडकाय और निभाग, इन तीनों की बात कर रहे हैं। बीजांड द्वार, बीजांडकाय और निभाग तीनों बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं। डायग्राम के जरिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, दूसरे नंबर पे बीजांडकाय और तीसरे नंबर पे निभाग। ये जो तीनों है ये किसके, बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं, यानी कि बीजांड वृंत ऐसे स्थित है तो ये तीनों इसके समकोण पर स्थित होते हैं। तो बीजांड द्वार, बीजांडकाय और निभाग, बीजांड द्वार, बीजांडकाय और निभाग तीनों बीजांड वृंत के समकोण पर यानी कि बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं। इस तरह से ये बीजांड वृंत ऐसे होगा तो ये तीनों इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इसके समकोण पर स्थित होते हैं। और ये जो भ्रूणकोश है, इसमें एक बात और नोट कर लेना यहाँ पर कि जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश वक्रता के कारण मुड़ जाता है, हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें वक्रता उत्पन्न होती है और ये जो है मुड़ जाता है। तो दो बातें ध्यान में रखनी, बीजांड द्वार, बीजांडकाय और निभाग जो है तीनों बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो भ्रूणकोश होता है वो वक्रता के कारण थोड़ा सा मुड़ जाता है। ऐसा किसमें होता है, उदाहरण देख लेते हैं अपन। एक तो है एलिसमेसी और दूसरा है ब्यूटोमेसी। एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के जो पादप हैं इन पादपों में पाया जाता है एम्फिट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के ओव्यूल को हम कहेंगे अनुप्रस्थ बीजांड। नंबर 5 पे है अपने पास में अर्ध प्रतीप बीजांड। हमने प्रतीप बीजांड पढ़ लिया था, पूरा मुड़ जाता है 180 डिग्री के जो कोण है उस 180 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। तो अपन बात करते हैं अर्ध प्रतीप, यानी कि पूरा नहीं मुड़ेगा, आधा मुड़ेगा। तो सीधी सी बात है, देखो इसमें क्या होगा, बीजांड द्वार और निभाग जो है एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं तथा बीजांड वृंत जो है इनके समकोण पर स्थित होते हैं। दोनों के बारे में डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बीजांड द्वार है, यहाँ पर बीजांड द्वार हो गया और ये जो भाग है इसको हम कहेंगे निभाग। तो बीजांड द्वार और निभाग किसके, बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं। इस तरह से ये बीजांड वृंत है और इसके समकोण पर स्थित है। ये दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं, ध्यान रखना। इसमें भ्रूणकोश जो है वो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, इसमें मुड़ा हुआ नहीं होगा। देख रहे हैं आप, इसमें भ्रूणकोश मुड़ा हुआ है, इसमें भ्रूणकोश नहीं मुड़ा हुआ। बाकी वही बात है कि बीजांड द्वार और निभाग जो है बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं। एक क्षैतिज रेखा में है, देखो बीजांड द्वार यहाँ है और निभाग यहाँ, तो एक क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा में होते हैं और बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के बीजांड को हम कहेंगे अर्ध प्रतीप बीजांड या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी एनाट्रोपस जो ओव्यूल है इसके उदाहरण देख लेते हैं, रेननकुलेसी और प्रीमुलेसी। रेननकुलेसी और प्रीमुलेसी ये दो जो पादपों के कुल हैं, रेननकुलेसी और प्रीमुलेसी, इन पादपों के कुल में
या फिर इन कुल के जो सदस्य हैं उनके अंदर अर्ध प्रतीक बीजांड या हेमिट्रोपस अवयव पाया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजांड के बीजांड के प्रकार पढ़ रहे थे उसमें नंबर 6 पे है कुंडलित बीजांड जो है टोटल 6 प्रकार थे, और ये जो है लास्ट जो प्रकार बचा है अपन पढ़ लेते हैं इसको, कुंडलित बीजांड। कुंडलित जो बीजांड है इसमें क्या होता है, सबसे पहले 2 बातों का ध्यान रखना हमें कि बीजांड वृंत जो है वो अत्यधिक लंबा होता है। डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लगभग यहाँ से ये जो सारी संरचना दिखाई दे रही है आपको यहाँ तक, ये सारी की सारी बीजांड वृंत है। तो इसमें बीजांड वृंत जो है वो सबसे लंबा होता है। अभी 6 प्रकार पढ़े, उन 6 प्रकार में सबसे लंबा जो बीजांड वृंत है वो किसमें पाया जाता है, कुंडलित बीजांड में पाया जाता है। अब इसमें नाम से मालूम पड़ता है कुंडलित बीजांड, यानी कि जो बीजांड है पूरा कुंडलित हो जाता है, यानी कि बीजांड जो है वो 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। ये जो पूरा है ये घूम करके यूँ हो जाता है, 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। ये वाला जो पूरा बीजांड कहलाएगा, और ये बीजांड वृंत है तो ये पूरा बीजांड जो है 360 डिग्री पर घूम जाता है। तो 2 बातें ध्यान में रखनी, बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होता है, दूसरा बीजांड जो है 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। और तीसरी बात जो सिंपल बात है हमें दिखाई दे रही है डायग्राम के थ्रू कि बीजांड वृंत जो है वो बीजांड को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, यानी कि ये बीजांड है अपने पास और ये बीजांड वृंत इसको चारों ओर से घेरे हुए रहता है। इस प्रकार का जो बीजांड है इसको हम कहेंगे कुंडलित बीजांड। अब हम बात करते हैं किसमें पाया जाता है, तो कैक्टेसी कुल के जो पादप हैं उन पादपों में कुंडलित बीजांड पाया जाता है। ये था आज हमने पढ़ा बीजांड क्या है और बीजांड के 6 प्रकार टोटल जो है उनके बारे में डायग्राम को देखते हुए और उसकी जो थ्योरी है उसको कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं प्रत्येक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना आपको, उसको हम अगले दिन या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तुम्हारा जो है क्वेश्चन रहेगा कि जो भ्रूण कोश है उस भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं, ये आपको बताना मुझे कमेंट के जरिए कि ये जो अपन बार बार डायग्राम बना रहे हैं भ्रूण कोश, इसमें कोशिकाएं कितनी होती है और केंद्रक कितने होते हैं, ये मुझे कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।